तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब हैं, आपको तैयारी तो करनी ही करनी है, समय आपके पास बहुत कम है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स पढ़ने बैठेंगे तो आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय है और आपको तैयारी अच्छी करनी है। ठीक है, तो आपको हम वो क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट किए हैं, इनको हमने बहुत सोच विचार करके सेलेक्ट किया है। एक चैप्टर में केवल 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहले वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर हमने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिछले वाली वीडियोस में बताए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और बच्चा याद रखिएगा, आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल आपको साबित होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में जो आपको तैयारी करनी है वो है सबसे पहला क्वेश्चन, हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत। ओके, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, ये आपको अक्सर पूछ दिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत आपको पता होगा, मुझे भी, मैं कह सकता हूं कि आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत तो हर स्टूडेंट को पता ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। आपको हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, अगर आप चाहें तो परावर्तन की भी व्याख्या थोड़ा सा देख लें, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ओके, तो अब प्रकाश के अपवर्तन को आप समझा सकते हैं हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैंने तीसरा चैप्टर बताया है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजें जो बनती हैं, ठीक है, वहां पर उनकी चौड़ाई का सूत्र हम कह सकते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चौड़ाई का सूत्र डेराइव कर लेना है। इनकी स्थितियों का जो फार्मूला होता है x इक्वल टू, अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण में जहां पर दीप्त फ्रिंज बनती है उसकी स्थिति का सूत्र हो जाता है x इक्वल टू n इंटू डी लैम्डा अपान डी, और यहां पर अगर अदीप्त फ्रिंज होती है तो x इक्वल टू n-1/2 इंटू डी लैम्डा अपान डी। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको वो फॉर्मूले भले ही ना याद हो, लेकिन आपको फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र W इज इक्वल टू होता है डी लैम्डा अपान डी। यहां पर D क्या होती है, कैपिटल D होती है प्रकाश स्रोतों से पर्दे की दूरी, और स्मॉल d जो होती है वो होती है दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी। ओके, या हम कह सकते हैं प्रकाश छिद्र जो होते हैं उनके बीच की दूरी स्मॉल d होती है, और साथ ही साथ में जो लैम्डा है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, साथ ही साथ में इसका डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी 3 मैंने बताए हैं। चौथा क्वेश्चन है जो प्रकाश के विवर्तन के प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ सकते, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो कोणीय चौड़ाई है जिसे हम 2 थीटा कहते हैं, एक तरफ की चौड़ाई को हम लोग थीटा कहते हैं और दोनों तरफ की केंद्रीय फ्रिंज में हम दोनों तरफ की चौड़ाई को 2 थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ की कोणीय चौड़ाई जिसे हम बोलते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 लैम्डा अपान डी। यहां पर लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और डी जो है वो जो हमारी स्लिट होती है उस स्लिट की चौड़ाई। ठीक है, डी क्या है, स्लिट की चौड़ाई, कहीं कहीं पर इसे ई से लिखा जाता है, तो आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में
आपको 2-3 परिभाषाएं छोटी छोटी हैं जो आपको लर्न कर लेना। मैंने केवल ये 4 क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहले तरंगिका सिद्धांत आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या तरंगिका सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई, जो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला जिसे बोलते हैं डी लैम्डा अपॉन डी, ओके। इसके बाद में आपको केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी, ये आपको याद कर लेने, इनके डेरिवेशन तैयार कर लेने। और साथ ही साथ में 2-3 परिभाषाएं मैंने यहां पर लिखी हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, व्यतिकरण क्या होता है। साथ ही साथ में विवर्तन की परिभाषा, ठीक है, और साथ ही साथ में तरंगाग्र, ठीक है। तो ये 3 परिभाषाएं छोटी छोटी आपको याद तो होंगी, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 10 जो है आपका बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, बस ये आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, जब आप पेपर देके आएंगे, यकीन मानो तब आप समझोगे कि मैंने क्या क्वेश्चंस बताए थे आपको, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, अगले चैप्टर की बात करें। चैप्टर नंबर 11 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पड़ जाता है, तो चैप्टर नंबर 11 में क्या है, मैंने इसमें भी 3-4 क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है, आपको पता होगा ही होगा, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, बच्चा एक बात मैं आपको बता दूं भाई, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए, ठीक है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ में क्लास 12th की पूरी फिजिक्स आपकी अपलोडेड है इस चैनल पर। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और जो भी आपके भाई बहन उनको सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, वो भी आकर के पढ़ाई कर सकते हैं यहां पर, मैथ और फिजिक्स दोनों इंटरमीडिएट की, ठीक है। और हम कंपटीशन की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम हो जाएंगे, इसके बाद में हम कंपटीशन क्लास भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने बताया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम होते हैं, आपको पता होगा। ये 5 नियम एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता तो होगा ही, मेरे ख्याल से पता होगा। अगर नहीं पता है तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू f माइनस f नॉट, ओके। यहां पर देखिए हाफ mv max स्क्वायर, ये तो गतिज ऊर्जा है हमारी, अधिकतम गतिज ऊर्जा। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और ये यहां पर f है आवृत्ति, और f नॉट है देहली आवृत्ति, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसी इक्वेशन को कई लोग ई वी नॉट लिखते हैं, ठीक है, निरोधी विभव के पदों में, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फार्मूला, ये आपको जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसका डेरिवेशन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का डेरिवेशन है z लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2-3 परिभाषाएं मैंने यहां पर लिखी हैं। देहली आवृत्ति आपको पता होना चाहिए, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कार्य फलन किसे कहते हैं, और द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 परिभाषाएं हैं, ये आप पता कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, ये 4 क्वेश्चन बताए हैं, और साथ साथ में 2-3 ये परिभाषाएं बताई हैं, ठीक है। एक परिभाषा मैं और बोलूंगा, निरोधी विभव, मैंने यहां पर लिखना मैं भूल गया हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए निरोधी विभव, ठीक है। तो निरोधी विभव को भी आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, 2-2 लाइन की, तो आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, मैंने बताया बस इतने ही पढ़िएगा। 3-4 क्वेश्चन है ये, और ये छोटी छोटी परिभाषाएं 2-3 हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 12 बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, लेकिन आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस 4 मैंने यहां पर बताए हैं, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या है यहां पर चैप्टर नंबर 1 में परमाणु के संबंध में बोहर की जो परिकल्पनाएं थी, वो आपको, जिसे हम बोहर का परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं, या फिर बोहर की परिकल्पनाएं कह सकते हैं। इन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, आपको पता होगा। एक बार ये तीनों परिकल्पनाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए, और याद भी है तो रिवीजन जरूर कर लीजिए इसका, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, परमाणुओं
का बोहर सिद्धांत, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है। मतलब बोहर सिद्धांत के अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उन स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। वेग का सूत्र क्या होता है इसका डेरिवेशन, और ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेरिवेशन आपको तैयार कर लेने। एक बात मैं और बता देता हूं, आपको त्रिज्या का डेरिवेशन जरूर तैयार कर लेना है। वेग और ऊर्जा के डेरिवेशन नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, बट त्रिज्या का डेरिवेशन आपको जल्दी जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की त्रिज्या का सूत्र आपको तैयार कर लेना है। वेग जो स्थायी कक्षा में वेग जो होता है उसका फार्मूला आपको याद हो तो काम चल जाएगा, और स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसका वेग के ऊर्जा जो होती है ये भी आपका फार्मूला ही अगर केवल याद है तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा ही होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत प्रकार की श्रेणियां बनती हैं। सबसे पहले लाइमन श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, फिर पास्चन श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये श्रेणियां बनती हैं। तो इन ये श्रेणियां एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद में इन श्रेणियों के जो तरंग दैर्ध्य के फार्मूले होते हैं ये आपको साथ ही में लर्न होना चाहिए। मैं चलो यहां पर एक बार बता देता हूं। तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला 1/λ क्या होता है, r इंटू में 1 यहां पर n1 स्क्वायर और माइनस में 1/n²। ये एक फार्मूला होता है, हम कह सकते हैं। यहां पर देखिएगा जब भी हम बात करेंगे पास्चन श्रेणी के लिए, तो पास्चन श्रेणी के लिए लाइमन श्रेणी के लिए बात करेंगे, तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाता है। ओके, लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार बामर श्रेणी के लिए 2 का स्क्वायर नहीं, यहां पर 1 का स्क्वायर। लाइमन श्रेणी के लिए यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पास्चन बामर श्रेणी के लिए यहां पर अगर बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला सेम रहने वाला है। पास्चन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य की अगर बात करेंगे तो यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और फुंड श्रेणी के लिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको इनके तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए, और साथ ही साथ में ये लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक बार आप बना हुआ देख लें, उसका चित्र कैसे बनता है आप अच्छे से एक बार देख लें तो तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आप अगर पढ़ना चाहें तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के जो निष्कर्ष निकलते हैं ये आप एक बार आप पढ़ ले तो ज्यादा सही होगा। मैं कह सकता हूं कि ये मुझे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर लिखा है इसलिए क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, और जब एग्जाम में आ जाता है तो वही जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वही पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने यहां पर केवल 4 क्वेश्चन बताए हैं, केवल बोहर की परिकल्पनाएं आपको लर्न होनी चाहिए। साथ ही साथ में हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत में जो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की त्रिज्या का डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है। वेग और ऊर्जा के फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो भी काफी है। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी के जो फॉर्मूले होते हैं मैंने अभी बताया है कैसे करने, वो आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, और रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के जो निष्कर्ष निकलते हैं ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगर आप पिछले वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं पिछले वाले चैप्टर्स के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जा करके डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो आगे के जो चैप्टर हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर मैं आज से काम शुरू करता हूं, और कल तक आपके सामने वो भी वीडियो में जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पढ़ाई करते रहिए।